बुलेटिन के आगाज में अहम मुलाकात से मुतालिक आपको आगाह करेंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना ने सदर मुमलिकत को IMF से मुआहदे समेत दीगर उमूर पर भी ब्रीफ किया। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। उमर जट हमारे साथ मौजूद है। उमर, इससे पहले भी ये मुलाकातें होती रही हैं, लेकिन उसमें मुज़ाकरात के हवाले से भी कोई बाज़गश्त सुनी गई थी, क्या अब भी ऐसा है? जी बिल्कुल। पहले सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की वजीर खजाना इसहाक़ डार के साथ मुलाकातें हुई और फिर उन मुलाकातों के बाद एक ये जो सारा जो बैकडोर राब्ते हैं वो तातुल का शिकार हुए और अब एक बार फिर आज सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से वजीर खजाना इसहाक़ डार की मुलाकात हुई है और उसमें एक तो ज़राए का बताना है कि मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया और जो IMF का मुआहदा है उस समेत दीगर अमूर पर भी सदर मुमलिकत को ब्रीफ किया गया। इसके साथ जो मुआशी अहदाफ हुकूमत के हैं और इलेक्शन की जो टाइम लाइन है उस पर भी बात हुई है और बजट जो हुकूमत ला रही है, मिनी बजट, उसके हवाले से भी सदर मुमलिकत से गुफ्तगू हुई है। दीगर सियासी अमूर हैं, ज़राए का कहना है कि उन पर भी इस मुलाकात में डिस्कशन की गई है। अब ये मुलाकात कितनी अहम है? सदर मुमलिकत पहले मुलाकातें जब भी हुई वो लाहौर गए, लाहौर का उन्होंने दौरा किया और इमरान खान से उनकी मुलाकात हुई। तो यूं तनाजुर में अब ये मुलाकात के बाद जो सदर मुमलिकत की मुलाकात या राब्ता होगा इमरान खान के साथ। ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर जट, आपने अपडेट किया। और पंजाब में इलेक्शन की तारीख का ताहाल फैसला न हो सका। गवर्नर पंजाब बलीग़ुर रहमान की सरबराही में इजलास बेनतीजा खत्म हो गया। अदालती फैसले की तशरीह और वजाहत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया गया है। तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं, गवर्नर पंजाब तारीख देता है। डायरेक्टर लॉ इलेक्शन कमीशन की जानिब से ऐसा कहा गया। असम्बली खुद ब खुद तहलील हुई। गवर्नर तारीख देने का पाबंद नहीं, बलीग़ुर रहमान की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। इजलास में तारीख देने पर कोई फैसला नहीं हुआ। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये वाज़े किया गया। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेंगे। डेप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, अभी तक कंफ्यूजन बरकरार है अदालती फैसले के बाद भी? जी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि जब गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीग़ुर रहमान की ज़ेर सदारत जब इजलास हुआ तो उसमें लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तफसीली ब्रीफिंग दी और ये कहा, उन्होंने वाज़ह किया कि ये हाई कोर्ट का हुक्म है कि इलेक्शन कमीशन गवर्नर पंजाब से मुशावरत के बाद पूरी तारीख का ऐलान करे। जिस पर गवर्नर पंजाब ने कहा कि मैं कैसे तारीख दे सकता हूं, क्योंकि ये आइन के मुताबिक मैं तारीख नहीं दे सकता और मैं आइन के मुताबिक चलूंगा। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि तारीख तो हम भी नहीं दे सकते और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में कुछ अमूर और गवर्नर के मुशावरती किरदार के कुछ पहलू जो है वो वजाहत और तशरीह तलब है, ये कहना था गवर्नर पंजाब का। और फिर गवर्नर पंजाब के जो तर्जुमान है उन्होंने इस हवाले से वाज़ह किया है कि अब हम कानूनी और आइनी माहिरीन से मुशावरत के बाद लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा और मजीद जो है वजाहत और तशरीह जो है वो उस हवाले से रुजू किया जाएगा। अगर देखा जाए तो दोबारा ये एक दफा फिर जो मामला जो है वो कंफ्यूजन की तरफ बढ़ चुका है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आज शाम को इजलास दोबारा 6 बजे होने जा रहा है, इतलात के सामने आ रही है, उसमें ये मामला तय पाएगा, फिर उसके बाद अदालत से रुजू किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन, आपने अपडेट किया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि हस्ब तवक्को इलेक्शन कमीशन और गवर्नर के इजलास में सिर्फ वक्त ज़ाया किया गया। पाकिस्तान के आइन और हाई कोर्ट के अहकामात को मजाक बना दिया गया है। ट्वीट में फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि आइन को रद्दी की किताब की तरह लिया जा रहा है। अवाम की राय की कोई हैसियत है ना औकात। अगर आइन की बहाली के लिए अवाम सड़कों पर ना निकले तो पाकिस्तान नौ आबादी बन जाएगा। फवाद चौधरी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन इंतखाब करवाना चाहता है, ना गवर्नर पंजाब। आइन को मजाक बनाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ तौहीन अदालत की पटिशन दायर कर चुकी है। अदालत इस ज़मन में अपने फैसले पर अमल करवाए। लाहौर हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस और लॉ अफसरों की बरतरफी के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला सुना दिया। फुल बेंच के 4 जजेस ने दरख्वास्तों को जुज़वी मंजूर किया। फुल बेंच के 4 जजेस ने एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस और तहरीक इंसाफ के 97 लॉ अफसरों की बरतरफियों को दुरुस्त करार दिया। मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। जी अशफाक। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने कुछ देर तक फैसला महफूज करने के बाद फिर फैसला सुनाते हुए अदालत ने निगरान पंजाब हुकूमत की दरख्वास्तें इस हवाले से जुज़वी तौर पर मंजूर कर ली और एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस और 97 लॉ अफसरान को बरतरफ करने का निगरान हुकूमत का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। जबकि इसके साथ साथ अदालत ने हमजा शहबाज के दौरे हुकूमत में तैनात किए गए 19 लॉ अफसरान की तकर्रियों को भी गैर कानूनी गैर आईनी करार दिया। ठीक है अशफाक, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया।
براہ راست آپ کو اسلام آباد لیے چلیں گے۔ رہنما مسلم لیگ نون ملک احمد خان پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ یہ بات کر رہے تھے کہ ان کی حکومت جو ہے وہ امریکن سازش کے نتیجے میں نہیں گری، بلکہ رادر وہ حکومت جو گرائی گئی وہ جنرل باجوہ نے گرائی۔ اور جنرل باجوہ نے کیسے گرائی؟ اب ذرا اس چیز کا حساب کر لیتے ہیں کہ ان کی حکومت جو تھی، ان کے پاس اپنی عددی اکثریت تو تھی نہیں، یہ ایز اے سنگل لارجسٹ پارٹی خود گورنمنٹ بنا نہیں سکتے تھے، تو ان کی گورنمنٹ جو بنی وہ آپ سب کے علم میں ہے کہ کچھ الائیڈ پولیٹیکل پارٹیز کی سپورٹ کے ساتھ بنی، جس میں MQM تھی، بلوچستان کی پارٹیز تھیں، باپ پارٹی تھی، اس میں مسلم لیگ قائد اعظم کی سپورٹ ان کو حاصل تھی، شروع میں اختر جان مینگل کی سپورٹ ان کو حاصل تھی، تو اس طرح سے یہ ان کی حکومت معرض وجود میں آئی۔ اور جب ان پارٹیز نے ان سے اپنی سپورٹ بیس وڈرا کر لی تو یہ اکثریت اقلیت میں بن گئی۔ اب اس میں کہاں کی سازش تھی اور کس کی سازش تھی؟ بہرحال اینی ویز اس بات پر کافی لے دے ہوئی، کافی جھگڑا ہوا۔ تو ریزن جس وجہ سے میں آپ کے ساتھ آج یہ بات کر رہا ہوں، اس پر ہم نے خیال کیا کہ یہ بالکل بے بنیاد ایک کہانی بنا کر آگے چل پڑے ہیں، تو اس پر ایک انکوائری جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی بات بھی تھی کہ جو سائفر ان کے پاس آیا، کیسے انہوں نے اس کو باہر اس کے اوپر بات چیت شروع کر دی، پھر کس طرح سے انہوں نے وہ کانکاکٹ کی سٹوری، کس طرح سے اس کو جعلی سٹوری کو بنا کر لائے۔ تو وہ کیس جو ہے FIA نے اس کے اوپر پروب شروع کی کن پوائنٹس پر؟ نمبر 1 کہ دیکھا یہ جائے کہ کیا یہ جو منٹس ریکارڈ ہوئے، ان منٹس کے ریکارڈ ہونے میں اس آڈیو لیک کے ساتھ، وہ جو آڈیو لیک تھی، کیا یہ بات قابل تحقیق اور تفتیش ہے کہ یہ معاملہ جس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں ایسے ہوا، اور انہوں نے وہ جو منٹس تھے اس کے اندر ایک اپنے طور سے کچھ چیزیں لکھ کے منٹس میں یہ بات کو بنانے کی کوشش کی۔ FIA نے سائفر کی انکوائری شروع کر دی۔ اب FIA کی سائفر کی انکوائری ابھی اس میں اعظم خان نے پیش ہونا تھا اور بتانا تھا کہ بطور پرنسپل سیکرٹری انہوں نے کیا اس میں ایڈیشن ڈیلیشن کی، ان کو نوٹسز FIA نے بھیجے، انکوائری پروسیڈ ہو گئی، عمران خان نے اس میں آنا تھا، نہیں آئے۔ مین وائل ان نوٹسز کو لے کر انہوں نے پریفر کیا کہ وہ لاہور ہائی کورٹ چلے جائیں، اور لاہور ہائی کورٹ کے آنریبل جج صاحب کے پاس غالباً جسٹس اسجد جاوید گرال کی کورٹ میں وہ یہ مقدمہ لے کر گئے، اور انہوں نے وہ ساری پروسیڈنگ سسپینڈ کر دی، یعنی جو FIA کے طلبیوں کے نوٹس تھے وہ بھی سسپینڈ ہو گئے، اس میں فردر پروسیڈ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب میرا یہ سوال ہے کہ جب عمران خان خود یہ بات اب واضح کر گئے اپنی پریس ٹاک میں کہ امریکن سازش نہیں ہوئی، تو وہ جو پچھلے 6-8 مہینے پہ محیط وہ ساری جو کیمپین تھی جس میں انہوں نے پہلے غلامی نامنظور والی ایک کیمپین چلائی اور کم و بیش 8-10 ڈسٹرکٹس میں جا کر جلسے کیے، ریلیاں نکالیں، اور غلامی نامنظور، کیا ہم کوئی غلام ہیں، کیا ہم کوئی غلام ہیں، کہ نعرے لگاتے رہے اور کہتے رہے۔ یہ سائفر والی کہانی ہر جلسے میں کھڑے ہو کر کہتے رہے، اس کی آپ کے حافظے میں ہوگی، اس کی فوٹیجز دیکھی جا سکتی ہیں۔ ہر وقت انہوں نے جا کر یہ ایک پورا شور شرابہ کیا کہ یہ ایک امریکن سازش تھی، اور اس سازش کے نتیجے میں ہمیں غلامی منظور نہیں ہے، یہ غلامی ناقابل قبول ہے، ہمارے خلاف اگر کوئی ایسا کام ہوا ہے اور اس میں جس نے بھی کیا ہم اس کے خلاف ببانگ دہل کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ غلامی نامنظور ہے۔ اسی کے ساتھ پھر انہوں نے یہ کیمپین بھی سٹارٹ کی، اور اس میں وہ سائفر والی کہانی پھر دوبارہ ساتھ لے کر آتے تھے، اور اس میں آ کے یہ ان کا شور ہوتا تھا کہ جی دیکھیں یہ ہماری حکومت کو گرانے کے لیے بیرونی سازش تھی، اور پھر وہ سائفر کی بات کو ہر جگہ پر دہراتے تھے۔ یہ کوئی 1-2 دن کی بات نہیں، یہ مارچ آنورڈز یہ کیمپین سٹارٹ ہوئی، اور یہ سپتمبر پچھلے سال کے اگست سپتمبر تک تو یہ بڑی زور کے ساتھ انہوں نے کیمپین کی، بلکہ اکتوبر تک بھی وہ یہی بات کرتے رہے۔ اسی میں وہ ساتھ اس وقت کے سپہ سالار کو یہ کہتے رہے کہ وہ میر جعفر ہیں، اس کے ساتھ کہتے رہے کہ وہ میرے خلاف انہوں نے غداری کی اور یہ کیا اور وہ کیا۔ تو آج وہ ساری امریکی سازش کہاں چلے گی؟ وہ امریکی سازش آج ختم ہوگی؟
आज उन्होंने बरीउल जुम्मा करार दे दिया कि वो अमेरिकी साजिश नहीं हुई। तो अब वो जो लाहौर हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर है उस प्रोसीडिंग के खिलाफ, वो एक जुर्म जो उन्होंने किया है, वो जुर्म उन्होंने एक जाली साइफर को बेस बनाकर किया है। उस साइफर की बेसिस पर उन्होंने एक बैरूनी साजिश की कहानी घड़ी है, पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात को दाव पर लगाया है। उन्होंने एक मुकम्मल तौर पर एक ऐसी सूरत इख्तियार की है जिसमें उन्होंने अपने हल्फ के साथ उन्होंने बेवफाई की है, जो बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान उन्होंने वो हल्फ उठाया था। उन्होंने आईने पाकिस्तान के साथ गद्दारी की है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि आईने पाकिस्तान के साथ गद्दारी, कल से वो बड़ा शोर कर रहे हैं कि देखें आइन का तकाजा है कि इतने दिनों के अंदर इंतखाबात हो। इससे कोई कलाम नहीं है। आइन के ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद होना चाहिए। आइन कोई जामिद डॉक्यूमेंट नहीं है। आइन कोई पास्ट के मुतल्लिक डील नहीं करता। आइन प्रेजेंट को भी डील करता है और आइन ने फ्यूचर को भी डील करना है। अगर किसी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि आइन के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो ज़रा थोड़ा पीछे चल के देखते हैं कि आर्टिकल 95 कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था कि जिसके होते हुए आर्टिकल 95 में जब तहरीक अदम एतमाद आपके खिलाफ आ चुकी हो, आप उस वक्त असेंबली की डिसोल्यूशन की एडवाइस नहीं कर सकते। और इसी साइफर पर बेस्ड ये जो आपकी पूरी कहानी थी अमरीकी साजिश की, इसी पर बेस्ड वो ख़त आपने डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब के हवाले किया। कासिम सूरी साहब ने उसको असेंबली के अंदर लहराया और लहराने के बाद उन्होंने एक रूलिंग दी कि जब फवाद एक तकरीर कर चुके थे, उसके बाद उन्होंने रूलिंग दी कि ये सारी तहरीक अदम एतमाद जो है ये इसके ऊपर कोई बात नहीं हो सकती और ये बेस्ड अपॉन दिस है। यानी असेंबली की कार्रवाई आर्टिकल 95 की, जिसकी मैंने आपके साथ अभी वजाहत की और मैंने लिंक करने की कोशिश की कि जब पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी सपोर्ट विड्रॉ कर ली, तो आप क्योंकि पहले भी अक्सरियत में एज अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं थे, तो आपकी हुकूमत कायम रखना मुश्किल हो गया। इसके नतीजे में अपोजिशन ने विद द हेल्प ऑफ दोज पॉलिटिकल पार्टीज जो कि पहले आपके अलायंस थे, आपके खिलाफ एक तहरीक अदम एतमाद लाए। आर्टिकल 95 इन प्ले आ गया। अब आर्टिकल 95 को डिफीट करना, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को डिफीट करना, क्या ये आइन से रूगर्दानी नहीं है? ये आइन से इनहराफ नहीं है? क्या आप एक ऐसे वज़ीर आज़म की हैसियत में थे जिसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा हो चुकी थी और वाज़े तौर पे पता था कि वो तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी? न्यूमेरिकल्स नंबर की बात थी। एक तरफ नंबर ज़्यादा हो गए थे जो कि अपोजिशन थी कल की, वो हुकूमत बनाने जा रही थी। तो आपने क्या किया कि इसी साइफर की बेसिस पर आपने डिप्टी स्पीकर से एक रूलिंग दिलवाई और रूलिंग दिलवा के आपने इजलास को बर्खास्त कर दिया और नो कॉन्फिडेंस की मूव और आर्टिकल 95 को ऊंधे मुंह लिटा दिया, उसको डिफीट कर दिया। और डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली की, यानी असेंबली की तहलील करने की वो समरी, असेंबली को तोड़ने की, असेंबली मजीद नहीं चल सकती, असेंबली को कत्ल करने की, आइन को कत्ल करने की, आपने वो समरी सदर मुमलिकत को भेज दी इसी साइफर की बेसिस पर। अब ये कंटिन्यूटी है आपके उस जुर्म की जो आपने, मैं नहीं समझता कि आपने किसी एक ऐसे एक्ट के तौर पे कर दिया जिसके पीछे आपकी ये सोच नहीं थी। आपका पूरा एक सोची समझी आपकी अपनी एक साजिश थी, आपका अपना एक प्लान था जिसके साथ आपने कॉन्स्टिट्यूशन को डिफीट किया। अब मुझे हैरानगी लाहौर हाईकोर्ट के फैसले की है। आपने एक स्टे ऑर्डर देके एक ऑनगोइंग प्रोसीडिंग्स को, जो कि एक ऐसे जुर्म की है जिसके नतीजे में असेंबली टूटी, एक ऐसे जुर्म की है कि जिसके नतीजे में आपने दो ममालिक के बायलैटरल रिलेशनशिप्स को बुरी तरह डैमेज किया, एक ऐसे साजिश की आपने कहानी घड़ी जिसमें आपने स्टेट ऑफिशियल्स को, किसी और मुल्क के डिप्लोमेट्स को, उनके स्टेट डिपार्टमेंट के लोगों को अलेज किया कि वो पाकिस्तान के मामलात के अंदर मुदाखलत करते हैं। ये तीन बहुत संगीन इल्ज़ामात हैं, ये छोटे मोटे इल्ज़ाम नहीं है। ये ऐसे इल्ज़ामात हैं जो कि ममालिक के ताल्लुकात को आपस में बिगाड़ कर किसी ऐसी नहज पर भी पहुंचा सकते हैं जहां से वापसी मुमकिन नहीं होती। यानी आपका ये इल्ज़ाम लगाना और उस इल्ज़ाम के नतीजे में आपके डिप्टी स्पीकर का असेंबली की वो कार्रवाई पर एक रूलिंग देना और नो कॉन्फिडेंस की मूव को रिजेक्ट करना और उसकी बेसिस पर असेंबली की तहलील के लिए आपका वो ख़त लिखना सदर मुमलिकत को और सदर मुमलिकत के असेंबली को तोड़ना,
तो ये इससे संगीन जुर्म पाकिस्तान की आईनी तारीख में मैंने आज तक नहीं देखा और ना सुना है, ना मुशाहिदे में। हम 1973 से पहले की अदालती नज़ाइर उठा के देख लें, जो कि उस वक़्त के कॉन्स्टिट्यूशंस के मुताबिक थी, जो भी प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशंस थे, और 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद इस तरह की सूरत हाल किसी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल पर्सन ने पैदा नहीं की। आज आप चैंपियन बन के खड़े हैं और आप आज 90 डेज के इलेक्शन पर, ठीक है, आइन में ये दर्ज है, आइन में दर्ज है कि इंतखाबात 90 रोज़ में होंगे, ये दुरुस्त है। अब इसके साथ आइन में ये भी दर्ज है कि इंतखाबात के लिए ज़रूरी है कि केयर टेकर गवर्नमेंट्स हो, निगरान बंदोबस्त हो, और अगर निगरान बंदोबस्त नहीं होगा तो फिर कैसे मुमकिन होगा? यानी 2 सूबों में आप जब इलेक्शन करवा रहे होंगे तो उस वक़्त कौमी असम्बली और कौमी हुकूमत, कौमी असम्बली में वफाकी हुकूमत मौजूद होगी तो उस पर सवालात उठेंगे कि एक फेडरल गवर्नमेंट की मौजूदगी में आप 2 प्रोविंसेस के जनरल इलेक्शन, और ये बात वाज़े रहे कि फ़र्क है जनरल इलेक्शंस में और बाई इलेक्शंस में फ़र्क होता है। बाई इलेक्शंस में इलेक्शन कमीशन अपना इख्तियार इस्तेमाल कर सकती है, हुकूमती ओहदेदारों को रोक सकती है। बाई इलेक्शंस में वो ये बात करके इस चीज़ को हेल्प कर सकते हैं कि जी ठीक है, फ़लाँ हल्के के अंदर इलेक्शन है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके ऊपर लगा वो डस्का इलेक्शन वाला जो दाग था, वो आपको भूला नहीं है और भूलना चाहिए भी नहीं। पाकिस्तानी कौम के हाफ़ज़े में भी है कि डस्का के इलेक्शन में आपने क्या किया था। लेकिन मैं एक बात करने के लिए, उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए कह रहा हूँ कि डस्का के इलेक्शंस में लेट्स से कि वहाँ पे इलेक्शन कमीशन कहे कि ये बाई इलेक्शन 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 6 हल्कों में हो रहा है। मैं इन हल्कों के अंदर वो लोग जो कि हुकूमती ज़िम्मेदारियों पर मौजूद हैं या वो लोग जो वज़रा में शामिल हैं, वो उस हल्के के अंदर नहीं जा सकते। तो टू सम एक्सटेंट ये बात हो सकती है और उनके रूल्स के अंदर भी ये मौजूद है कि इस तरह की बात के साथ उनको रोका जा सकता है। लेकिन जब जनरल इलेक्शन, चाहे वो प्रोविंशियल